हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के कक्षा 12वीं विषय हिंदी असाइनमेंट नंबर 4 अर्थात मंथ नवंबर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और 10th एंड 12th के बच्चों को जरूर यह वीडियो शेयर करें। साथ ही यह चैनल आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे असाइनमेंट समाप्त होगा आपको कंपटीशन फाइट के लिए भी तैयारी कराया जाएगा। साथ में केमिस्ट्री का एक बेस्ट क्लास दिया जाएगा, 11th 12th के लिए परफेक्ट क्लास दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का असाइनमेंट। तो प्रश्न 1 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। तो इस गद्यांश को आप आराम से बारीकी से पढ़िए, क्या पूछा गया है, इसमें क्या दिया गया है। पूरा पढ़ने के बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। जहाँ पे आपके कितने प्रश्न दिए गए हैं, 7 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न क्रमशः 2 अंक के हैं और टोटल आपके 6 दूनी 12 नंबर के आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 7 क्वेश्चन है पर क्रमशः 2 नंबर के इक्वल टू देकर के आपको 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पूरे को सॉल्व करते हैं कंप्लीटली। तो प्रश्न का आता है आपका, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पहली चाय हो जाएगी आपकी। ख आंसर, पहली बार किए जाने वाले किसी भी काम में किस बात की संभावना होती है। तो इसकी उत्तर हो जाएगी आपकी, पहली बार किए जाने वाले किसी भी काम में खतरे का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात पहली बार किए जाने पर उसके बिगड़ने का भय हो सकता है। स्वयं का दूसरों पर भी खतरा पहुंचना स्वाभाविक होता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ग नंबर। तो ग नंबर में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, लेखिका के अनुसार कौन सी स्मृति आनंदप्रद होती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका, लेखिका के अनुसार किसी काम को पहली बार करने की स्मृति आनंदप्रद होती है। यदि उस काम को करते समय दुर्घटना भी हो जाती है तो उसकी वह स्मृति आनंदप्रद ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो घ नंबर देखते हैं, लेखिका का कौन सा अनुभव खतरनाक था। तो उत्तर हो जाएगा आपका, लेखिका ने पहली बार जब चाय बनाई तो चाय को शांति भय चाय का गिलास उसके हाथ से छूट गया और चाय फर्श पर गिरकर बिखर गई। इससे लेखिका के पैर भी जल गए। उनका यह अनुभव खतरनाक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ड का। ड में क्या पूछा गया है, लेखिका ने क्या सोचकर चाय बनाने का निर्णय लिया। उत्तर, लेखिका ने सोचा कि वह अपनी मां के अनुपस्थिति में अपने पिताजी के लिए चाय बनाकर उन्हें आश्चर्यचकित करेगी और प्रशंसा भी लूटेगी, इसलिए लेखिका ने चाय बनाने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि चाय का रंग काला ही बना रहा क्यों। तो इसका भी आप कारण लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्यों बना रहा उसका आप उत्तर लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये उत्तर हो जाएगा, साथ में 6 का भी उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न 1 का उत्तर कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 2 की ओर देखते हैं। प्रश्न 2 में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न 2 में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। यहाँ पे एक कविता दिया हुआ है, इसको आप पढ़िए और पढ़ करके आपको इसके उत्तर देने हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 प्रश्न पूछे गए हैं, क ख ग और घ, जो प्रत्येक पे 1 अंक निर्धारित हैं। 4 नंबर का ये हो जाएगा। तो 12 पहले था और प्लस अभी का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 तो 16 हो जाएगा। आगे एक और प्रश्न होगा 4 नंबर का। चलिए उत्तर करते हैं। क नंबर का उत्तर है, कभी यह क्यों कहता है, क्या होता है दुख ना कभी होता। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, कभी कहते हैं कि अच्छा होता दुख ना कभी होता, क्योंकि वह सबको प्रफुल्लित देखना चाहते हैं। वह किसी को रोता हुआ नहीं देखना चाहता। वह सबके अंदर उमंग और उत्साह भावना देखना चाहती है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ख का उत्तर हो जाएगा, हर जगह सुख होने पर घर में क्या क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हर जगह सुख होने पर घर घर में आनंद ही आनंद होता है और सभी का हृदय से प्रसन्नता होती है। सभी के घर मन आनंद व धावे बजते होते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा ख का उत्तर। साथ में आप यहाँ पे ग और घ का भी उत्तर लिख लेंगे। यह हो जाएगा आपका ग का, यह हो जाएगा आपका घ का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा न बनाते हुए। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है। क्या यह स्थिति आज भी लिखिए। ठीक है, तो यह आज की स्थिति में क्या है, ये इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर आप लिखेंगे, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी भुखमरी का भी एक कारण बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण
निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर यहाँ से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती है और इसको आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरीके से आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस चैनल में आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 10th 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे बताया जाएगा, जिससे आप तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही इस चैनल में केमिस्ट्री का एक बेस्ट क्लास आपको दिया जाएगा, कम्प्लीटली क्लास। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। चलिए हम माह नवंबर के असाइनमेंट नंबर 4 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th को कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया आपसे, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर। इसका आप आंसर नोट डाउन कर लेंगे। द ओल्ड क्रॉफ्टेड लीड ए लोनली लाइफ विदाउट वाइफ and kids saw when the peddler knocked his door at the middle of the night. He was happy to welcome him inside the cottage. इस प्रकार से आप वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से आंसर को नोट डाउन करेंगे ताकि आपको एक अच्छा नंबर मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट इडला विलियमसन इनविटेशन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे इसका कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप पूरी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आंसर लिखना है यहाँ पे, जो कि आपको एक अच्छा सा आंसर दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करेंगे और बहुत अच्छे से साफ साफ आप आंसर नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस प्रकार से आप वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं, आप साथ में बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया आपसे कि ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक गिवन अबव फॉर आवर स्कूल मैगजीन। आपको 150-200 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना है, लेख लिखना है, जिसमें पेड़ के ग्रो करने से या अधिक लगाने से पोल्यूशन रिड्यूस होती है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक आंसर दिया गया है, दिया गया है। इसे आप वीडियो को पॉज करेंगे और बहुत ही अच्छे से आराम से आप नोट डाउन करेंगे। इस प्रकार से आप वीडियो को रोक करके अच्छे से आप आंसर लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं और आप आंसर नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है आपसे कि द मीडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन सोसाइटी, राइट स्पीच इन 125 to 150 वर्ड्स ऑन हाउ मीडिया इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन टू बी डिलीवर्ड इन द स्कूल असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक मीडिया के बारे में बताना है कि जो स्ट्रॉन्गर होता है सोसाइटी में, और यहाँ बच्चों के असेंबली में किस प्रकार से वह प्रभावित है, मीडिया यहाँ पे होना सही है या नहीं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं और आगे अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे आप, तो यहाँ तक आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आप आंसर लिख लिए तो यहाँ पे आपका आंसर थोड़ा सा और बचा हुआ है, यहाँ आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, वीडियो को आप पॉज कीजिएगा और लिखते जाइएगा। मैं अभी फास्ट रिप्ले कर दे रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस चैनल में जल्द ही 10th and 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, जहां से आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका 80% कन्फर्म रहेगा। उसके बाद यदि आप अपना मेहनत और लगाते हैं तो आपका 85 से 90% बनेगा। तो चलिए देर ना करते हुए माह नवंबर का हम लोग असाइनमेंट नंबर 4 इतिहास कक्षा 12वीं स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा गया है। प्रश्न 1 में आपसे पूछा गया है कि 1857 के प्रथम
शहीद मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लिखिए। तो मंगल पांडे जो 1857 के प्रथम शहीद थे, ठीक है, उनका क्या भूमिका था उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर हो जाएगा आपका कि अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी के तौर पर विख्यात मंगल पांडे ने पहली बार मारो फिरंगी को नारा देकर भारतीयों का हौसला बढ़ाया था। उनके विद्रोह से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। आज 19 जुलाई 194 जयंती है। 29 मार्च 1897 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के भारतीयों के ऊपर अत्याचार को देखकर अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाया था। तो इस प्रकार से इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न 1 का। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न 2 की ओर देखते हैं। प्रश्न 2 में क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न 2 में पूछा गया है कि सन 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। लिखिए, आपको स्वरूप लिखना है 1857 के विद्रोह का। ठीक, तो उत्तर लिखते हैं। चलिए कि 1857 के विप्लव का स्वरूप क्या था। इस प्रश्न पर विद्वान एक मत नहीं है। 1857-58 में कुछ अंग्रेजों की यह मान्यता थी कि विप्लव जनसाधारण द्वारा असंतोष अभिव्यक्ति का एक उदाहरण था, किंतु अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। ईसाई मिशनरी तथा आध्यात्मिक विचारधारा के लोग ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे, क्योंकि कंपनी प्रशासन ने भारतीय प्रजा को ईसाई नहीं बनाया। कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसे हिंदू मुसलमानों का ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र भी बताया था। इन विचारों के ठीक विपरीत 1909 में विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अतः इस विप्लव के स्वरूप के बारे में आज भी मतभेद विद्यमान हैं। तो यह हो जाएगा इसका स्वरूप। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 3 की ओर। तो प्रश्न 3 में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न 3 1857 है। ठीक है, 3 आपका प्रश्न का है और फिर 1857 है। 1857 के क्रांति के कारणों का विस्तृत लेख लिखना है। तो प्रश्न 1, प्रश्न 2 आपका 3-3 नंबर के थे, 3 मार्क्स के, और ये प्रश्न नंबर 3 आपका 6 अंक का है। ठीक है, तो 6 अंक के लायक का आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा, तब तो आपको 6 अंक मिलेगा ना। ठीक है, चलिए तो 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति मात्र सिपाहियों के असंतोष या चर्बी वाले कारतूसों का परिणाम नहीं था। इंग्लैंड में समकालीन रूढ़िवादी दल के प्रमुख नेता बेंजामिन डिज़रायली का विचार था कि यह विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं अपितु एक सचेत आयोग का परिणाम था। साम्राज्य का उत्थान पतन चर्बी वाले कारतूसों से नहीं होते। ऐसे विद्रोह उचित और पर्याप्त कारणों के एकत्रित होने से होते हैं। इसमें यदि हम कारण देखें तो आगे आपके बहुत सारे कारण हो जाएंगे। पहला कारण हो जाएगा आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या होगा? तो होगा 1857 की क्रांति होने के ज़्यादातर कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से उत्पन्न हुए थे, जिसमें डलहौजी की बहुत से सिद्धांतों जैसे गोद निषेध सिद्धांत, जिससे डलहौजी ने अनेक रियासतों को समाप्त कर दिया था। तो ये हो जाएगा आपका राजनीतिक कारण। आगे बढ़ेंगे, दूसरा कारण देखते हैं। तो दूसरा कारण आपका आता है प्रशासनिक कारण। ठीक है, प्रशासनिक कारण क्या हो जाए कि लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया था। इसका मुख्य कारण भारतीयों पर विश्वास न करना था। 1833 के चार्टर्ड एक्ट एवं रंग भेद नीति समाप्त करके कंपनी की सेवा में भारतीयों को लेने की घोषणा की गई थी। अब हम यदि तीसरा कारण देखें तो तीसरा कारण हो जाएगा आपका सामाजिक कारण। तो 1857 की क्रांति में कई सामाजिक कारण भी सम्मिलित थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज का मजाक उड़ाए जाने से भारतीय समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा भारतीय समाज में पश्चिमी समाज का अत्यधिक प्रभाव पड़ने के कारण भारतीयों को यह लगा कि इससे हमारे समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये था आपका सामाजिक कारण। लास्ट में आप लिखेंगे तो छोटा सा आप आर्थिक कारण भी लिख सकते हैं। आर्थिक कारण हो जाएगा आपका कि 1857 की क्रांति होने के कारणों में आर्थिक कारण भी मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं।
तो इस प्रकार से आपके प्रश्न 3 के 6 नंबर के वो आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, जहां से आपको 6 नंबर मिलेंगे। अब प्रश्न 4 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न 4 में आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों को लिखिए। यह आपका है कितना, 8 नंबर का है। 8 नंबर के लायक आपको थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 1857 के क्रांति होने से पहले मेरठ छावनी के सभी सैनिकों ने इस क्रांति की देशव्यापी शुरुआत करने के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया था, जिससे क्रांति के प्रभाव को और व्यापक रूप दिया जा सकता था। परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निर्धारित समय से पहले ही 10 मई 1857 को विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिस कारण क्रांति की शुरुआत देश के सभी क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुई, जिसका यह परिणाम सामने आया कि अंग्रेजों का क्रांतिकारियों का दमन करना बहुत सरल हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यदि देश के सभी क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत एक साथ होती तो इसके परिणाम बहुत अच्छे हो सकते थे, लेकिन सैनिकों की यह कार्रवाई 1857 क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण बनी। इसके अलावा अन्य कारण भी थे जिससे 1857 की क्रांति असफल हुई। वे कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो असफल होने के वो कुछ कारण थे, उसके अलावा और भी कई कारण हैं जो इस प्रकार से दिखते हैं। पहला कारण है आपका क्रांति का देशव्यापी प्रसार ना होना। यदि देशव्यापी प्रसार हो जाता तो इस प्रकार की नौबत नहीं आती। ठीक है, हालांकि 1857 की क्रांति ने बहुत कम समय में ही देश में व्यापक रूप धारण कर लिया था, परंतु फिर भी इसका देशव्यापी विस्तार नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रमुख कारण एक। दूसरा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सेकंड कारण है प्रभावी नेतृत्व का ना होना। यह भी एक कारण है। तो 1857 की क्रांति की असफलता का एक कारण यह भी है कि विद्रोह का प्रभावशाली नेतृत्व नहीं किया गया था। इस क्रांति में विद्रोहियों के साथ मिलकर कार्य करने की शक्ति, अनुभव एवं संगठन का निर्माण नहीं किया गया। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे ने कुशल नेतृत्व की कमान संभाली हुई थी। क्रांति के विद्रोह में स्पष्ट व ठोस लक्ष्य एवं विद्रोहियों के एक कदम के बाद अगला कदम क्या होगा यह भी निर्धारित नहीं किया गया था। वह केवल आक्रोश की परिस्थितियों में ही आगे बढ़ रहे थे, जिससे कारण सफल नहीं हुआ। असफलता का यह भी एक कारण था। आप तीसरा की ओर बढ़ेंगे तो तीसरा कारण हो जाएगा आपका कि सैनिकों की संख्या में अंतर। 1857 की क्रांति के सैनिकों की संख्या अंग्रेजों की सड़कों की अपेक्षा बहुत कम थी, क्योंकि देशवासियों द्वारा आप सैनिकों को अंग्रेजों की जो सेना के सहयोग के लिए भेज दिया गया था। इन सभी परिस्थितियों में बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस के साथ कई अंग्रेजी सैनिकों को मात दी, परंतु फिर भी कुछ कमियों के कारण भी असफल हो गए। हम चौथा कारण यदि देखें तो संसाधनों का अभाव है। तो 1857 की क्रांति में आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शास्त्रों के उपयोग से वंचित रह गए थे, जो उसकी असफलता का कारण था। यह क्या होगा आपका, असफलता का कारण था। आगे बढ़ते हैं तो एक दो कारण आपके पास यहाँ पे और है। पांचवा कारण हो जाएगा आपका क्या है कि आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को गुमराह करने में असफल हो गई थी, परंतु वे सांप्रदायिक तौर पर सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में सफल हो गए थे। तो यह था पूरी तरीके से आपका 8 नंबर के लिए आंसर था, जो आप आराम से अच्छे से लिख सकते हैं। साथ ही अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही 10th 12th के वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपना असाइनमेंट लिख सकें। और साथ ही 10th एवं 12th दोनों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे, जिससे आप तैयारी करके अच्छे मार्क्स 80% ला सकते हैं। साथ ही यदि आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपका 85 to 90% हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 आपसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। प्रश्न 1 पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 भौतिक कारकों का वर्णन करना है। किन्हीं 4 भौतिक कारकों का आपको वर्णन करना है। तो चलिए यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि 4 भौतिक कारक निम्न हैं। पहला हो जाएगा आपका क्या, भू आकृतियाँ। सबसे पहला हो जाएगा आपका भू आकृतियाँ।
तो भू आकृतियाँ क्या हो जाएगा, विश्व के समतल मैदानी भागों, उबड़ खाबड़ पहाड़ी या पठारी भागों की अपेक्षा अधिक लोग रहते हैं। ना कृषि, जल, सिंचाई, यातायात की समस्त सुविधाओं के कारण घनी आबादी पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरा यदि हम देखें तो दूसरा हो जाएगा जलवायु। ठीक है, जलवायु क्या हो जाएगा, तापमान हुआ, बरखा, जनसंख्या के वितरण व घनत्व पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा का तापमान समान हुआ वहाँ अनुकूल जलवायु होता है, वहाँ जनसंख्या अधिक घनत्व होता है। तो ये आपको दूसरा कारण हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा और चौथा कारण देखते हैं। तो तीसरा कारण आपका हो जाएगा मुद्राएं। कृषि योग्य गहरी उपजाऊ मिट्टी से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता होती है। वहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता तो है ही, अतः विश्व की सभी नदियों की घाटियों में सघन जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। अब अगला देखते हैं हम लोग चौथा कारण। तो चौथा कारण हो जाएगा आपका जल स्रोत। झीलें व नदियां मीठे जल के मुख्य स्रोत हैं, जबकि सागर, महासागर जल खारा होने के कारण उपयोगी नहीं है। आज भी नदी घाटियों व मीठे जल की झीलों के आसपास जनसंख्या का उच्च घनत्व मिलता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो प्रश्न 2 है आपका कि भारत के प्रवास के किन्हीं 4 कारणों को समझाइए। भारत से जो प्रवास कर रहे हैं उनके किन्हीं 4 कारणों का बताइए, कारण क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जन्म स्थल प्यारा होता है, फिर भी कई कारणों से भारत में प्रवास व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। तो इसका कारण निम्नलिखित है। आगे देखते हैं। पहला कारण हो जाएगा आपका कि जब किसी महिला की शादी होती है तो उस समय प्रवास होता है। कभी कभी शादी के समय पुरुषों का भी प्रवास घर जमाई के रूप में होता है, अर्थात विभाग प्रवास का कारण है। दूसरा हम लोग देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, विवाह प्रवास का कारण है। दूसरा, प्रवास का मुख्य कारण रोजगार भी है। जैसे बिहार रोजगार की तलाश में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, इसमें वृहद प्रवास होता है। तीसरा कारण देखेंगे तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग प्रवास करते हैं, जैसे सूखा हो जाए, बाढ़ हो जाए, भूकंप हो जाए, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं से भी लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से प्रवास करते हैं। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आपका चौथा कारण हो जाएगा शिक्षा। स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कुछ लोग रमणीय स्थान की ओर भी आकर्षित होते हैं, जैसे मनमोहक स्थान होते हैं, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 आपका कंप्लीट होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3 की ओर देखते हैं। तो प्रश्न 3 है आपका कि जनसंख्या वृद्धि का देश के आर्थिक विकास पर कथा प्रभाव पड़ता है, 4 वर्णन कीजिए। कथा नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या प्रभाव पड़ता है, 4 वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका कि जनसंख्या वृद्धि का देश के आर्थिक विकास पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला है आवास की समस्या, जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण स्थानों की कमी होती जाती है, जिससे लोग झोपड़ी व सड़क निवास करने लगते हैं, फुटपाथ पर रहने लगते हैं। तो ये आवास का समस्या होता है। दूसरा, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और रोजगार कम हो जाता है, जिसके कारण बेरोजगारी की भी संख्या बढ़ती जाती है। तीसरा हम लोग देखें तो बचत में कमी हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि में जब महंगाई बढ़ जाती है, जिसके कारण लोगों के पास पैसा नहीं बचता वस्तु खरीदने के लिए। जैसे यदि एक फल हो, उसको लेने वाला एक ही हो तो नॉर्मल दाम से मिलेगा, लेकिन एक फल हो और लेने वाले वहाँ पे 5 हो जाए तो वहाँ पे बढ़ा करके बिक्री होता है। इस प्रकार से बचत में कमी हो जाती है। चौथा है निम्न जीवन स्तर। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसलिए जीवन स्तर के साथ साथ आर्थिक विकास में भी कमी आती है। इस प्रकार से आपके 4 कारण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न 4 में आपसे पूछा गया है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है, लिखिए कोई 4 अंतर। तो पहला अंतर आपका हो जाएगा कि ग्रामीण समुदाय में कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है, अतः वहाँ की जनसंख्या भी कम होती है। नगरों में विभिन्न व्यवसाय होते हैं, अतः नगरीय समाज में जनसंख्या का आकार भी बहुत अधिक होता है और नगरों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है, अतः गाँवों में कम होता है। तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट थे। दूसरा हम देखें तो ग्रामीण जनसंख्या सामान्य व्यवसायी होने के कारण अपने संस्कृति में भी समान होती, किंतु नगरीय समाज में विभिन्न व्यवसाय जनसंख्या में होने के कारण संस्कृति में भी समानता नहीं पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा कारण या दूसरा अंतर हो जाएगा। अब हम तीसरा अंतर देखते हैं।
तो ग्रामीण जनसंख्या सादी और भोली होती है, इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या में चतुराई और चालाकी पाई जाती है। चौथा हम लोग देखें, चौथा हो जाएगा आपका कि ग्रामीण जनसंख्या में सामुदायिक भावना पाई जाती है, किंतु नगरीय जनसंख्या में सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है। इन समुदायों में सामुदायिक भावना के स्थान पर व्यक्तिवाद अति प्रबलता से होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो प्रश्न 5 है आपका कि भारत में 2011 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना कीजिए, इसके लिए उत्तरदायी कारणों को भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा। पहला, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कुछ क्षेत्रों में उच्च है तो कुछ में निम्न। देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में केरल सबसे आगे आता है, अतः पुरुष तथा स्त्री साक्षरता की दृष्टि से भी केरल का प्रथम स्थान होता है। ठीक है, ये आपका एक जीके क्वेश्चन भी हो जाएगा जो आपके एग्जामों में पूछा जाए, कंपटीशन एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है कि इस राज्य में पुरुष तथा स्त्री की साक्षरता दर क्रमशः 94.20% तथा 87.86% है। मिजोरम तथा लक्षद्वीप में केरल से कोई अधिक पीछे नहीं रहा, इसका क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान है और यहाँ क्रमशः 88.49 तथा 87.52% लोग साक्षर हैं। तो ये हो जाएगा आपका किसका, मिजोरम और लक्षद्वीप का। ठीक है, ये होगा आपका पूरे भारत का। चलिए, सॉरी पूरे भारत का नहीं होगा, ये होगा आपका केरल का हो जाएगा। अब इसके देखते हैं उत्तरदायी कारण क्या है जो ऐसा हो रहा है। पहला कारण हो जाएगा आपका कि क्षेत्र जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वहां स्त्रियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, उदाहरण के लिए झारखंड, उड़ीसा, बिहार इत्यादि में। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा आपका कारण हो जाएगा कि अनुसूचित जनजाति या जातियां जो हैं में वर्ग इतने पिछड़े हुए हैं कि इनमें स्त्री साक्षरता दर के नंबर बराबर नहीं है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखें कारण, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों को घर में कामों तक ही सीमित रखा जाता है, जिससे कारण साक्षरता दर में कमी रही है। तो ये इतने कारण हो जाएंगे। आप हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र असाइनमेंट नंबर 4 अर्थात माह नवंबर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक अन्य विषयों के असाइनमेंट उत्तर नहीं लिखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां आपके बाकी सभी विषयों के असाइनमेंट के उत्तर मिल जाएंगे। साथ ही यह वीडियो 10th एंड 12th के बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी असाइनमेंट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न 1 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न 1 आपसे पूछा गया है कि बंद अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चक्रीय प्रवाह क्या होता है उसको आपको स्पष्ट करना है। चलिए उत्तर हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आर्थिक गतिविधियां देश की सीमा तक ही सीमित रहती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई संबंध नहीं रहता। ऐसी स्थिति में बंद अर्थव्यवस्था वाले देश के सामने ना तो आयातों के भुगतान की समस्या होती है और ना ही निर्यातों से प्राप्त होने वाली आय की समस्या होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में विदेशी ऋण लिया जाता है और दिया जाता है। ऐसी दशा में बंद अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव के घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? तो 4 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला घटक होता है आपका पारिवारिक आय। ठीक है, पारिवारिक आय आप यहाँ पे लिख लेंगे, पॉज करेंगे। क्या है? पहला, परिवार की सदस्य उत्पादन के साधन की स्वामी होती है और वे उत्पादन क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान कर आय प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवारों को तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं पर महत्व आज स्थानांतरण के रूप में प्रवाह होती है। अतः पारिवारिक आय के 3 प्रभाव होते हैं, जैसे साधन का पुरस्कार, सरकार द्वारा सेवाओं एवं व्यय एवं राज्य का स्थानांतरण। चलिए आगे देखते हैं दूसरा घटक। तो दूसरा घटक आपका होता है उत्पादन की आय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पॉज करेंगे वीडियो को, लिखेंगे उत्पादन किया। और तीसरा घटक होता है आपका सरकार होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे यदि बढ़ते हैं तो प्रश्न 1 का चौथा आपका घटक हो जाएगा, क्या होगा? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार क्या होता है देखते हैं। तो पूंजी बाजार के दांत अर्थात दाम पर उस वित्तीय संस्था से है जो बचते एकत्रित कार्य उत्पादन कार्यों के लिए प्रवाहित करता है। यहाँ पे दांत जो लिखा गया वह दाम होगा। ठीक है, उसे सुधार लेंगे। प्रश्न 2 में पूछा गया है, आय के
चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए। तो यहाँ पे आय के चक्रीय प्रवाह से आज से मुद्रा एवं पदार्थ तथा सेवाओं के निरंतर प्रवाह से है। आय का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोतों जैसे परिवार, फर्म, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा रहता है। आप उदाहरण के लिए देखेंगे तो उदाहरण के लिए फर्में पहले आय सृजित करती हैं, तत्पश्चात यह आय परिवार में साहब सेवा प्रदान करने के लिए वितरित की जाती है और अंत में वही आय फार्मों के पास वापस आ जाती है। यही आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इसका महत्व दर्शाने वाले बिंदु यहाँ पे हो जाएंगे। महत्व कितने हो जाएंगे? यहाँ पे आप 3 लिख लेंगे, 1 2 1 3 महत्व पर्याप्त होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछा गया है? देखिए, तो प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से अंतर्राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मध्य दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है रुपए आंकड़ों में, करोड़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे वेतन है आपका 30 करोड़, किराया है 10 करोड़, लाभ है 10 करोड़। ठीक है, और फिर क्या है? ब्याज है, फिर उपभोक्ता है, फिर सकल घरेलू, फिर पूरे का विनियोग। ठीक, तो इस प्रकार से इसके आपको गणना करना है, राष्ट्रीय आय की गणना। चलिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय आय की गणना एकदम बहुत सटीक दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय इक्वल टू होता है वेतन एवं मजदूरी प्लस किराया बराबर लगान प्लस लाभ प्लस ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? 60,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न 4 में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न 4 में आपसे पूछा है व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय की जाने वाली सावधानियों का वर्णन कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो पहला सावधानी आपका हो जाएगा स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन में रखे हुए भाग को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ठीक है, सेकंड हो जाएगा उत्पादों को के स्वयं के भवन का आरोपित किराया निजी अंतिम उपभोग का एक भाग होता है, तो इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से आप 4 5 और ये 6 7 यहाँ पे 8 दिया हुआ है, आप 6 तक लिख लेंगे, पर्याप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न 5 में क्या पूछा गया है। प्रश्न 5 में आपसे पूछा गया है, क्या है प्रश्न 5 में? कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर स्पष्ट करना है आपको। दोनों में क्या अंतर होते हैं? ठीक, तो यहाँ पे आप उत्तर डाल लेंगे कि बाजार मूल्य पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात क्या होगा आपका? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और विशुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य को बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर मापा जाता है, तो उस माप को बाजार कीमतों पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद ही कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ तक आप नोट कर लिए। नोट करने के बाद आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करेंगे और यहाँ से लिख लेंगे। यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है देखिए कि अंतिम उत्पादों सेवाओं का बाजार मूल्य से बाजार कीमतों पर भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशी से प्राप्त विशुद्ध साधन आय घटाकर भी निकाला जा सकता है। जैसे एनडीपी है, एमपी इक्वल टू एनएनपी, एमपी माइनस एनएफआईए, तो इन पे घटाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर समाप्त हो जाता है, यहीं तक आपको लिखना था। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, यह चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे बोर्ड एग्जाम का टाइम आएगा आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज यहाँ से दिया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो इसे आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यह वीडियो 10th एवं 12th के बच्चों को शेयर करें क्योंकि उनका भी असाइनमेंट यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आज कक्षा 12वीं माह नवंबर के राजनीति विज्ञान के असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं क्या पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो सबसे पहले आप इसका काम लिख लेंगे, काम लिखने के बाद आप इसकी सिफारिश लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले काम देखते हैं क्या था। तो केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों पर कार्यवाही करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वह बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, और सिफारिशें क्या थी देखिए। पहला था भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, कोई बिगड़नी नहीं चाहिए। दूसरी है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए और तीसरा है भाषाई और सांस्कृतिक
सजातियां का ध्यान रखा जाए। तो इस प्रकार से आप एक दो और भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहेंगे तो, नहीं तो 2-3 पर्याप्त होती हैं सिफारिशें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 क्या पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा है कि भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए। ठीक है, तो प्रमुख कारण कौन कौन से आप उसको लिखेंगे, उसके अंदर में छोटा छोटा आप डील भी कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहला आता है सांप्रदायिक दंगे आ जाते हैं। दूसरा आ जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता आ जाएगा, दंगे के ये कारण हो सकते हैं। तीसरा है पाकिस्तान की मांग किया गया, यह भी एक दंगे का कारण है। और चौथा आपका कारण हो जाएगा माउंट बेटन का प्रभाव, यह भी एक इसका कारण है। तो इस प्रकार से आप इसका शॉर्ट लिख लेंगे, अंदर में छोटा सा डील करेंगे। यहाँ पे फुल डील दिया गया है ताकि आप फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा गया है कि योजना आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। योजना आयोग के कोई 4 कार्य आपको लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले योजना आयोग के बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे, फिर उसके बाद में कार्य वगैरह भी लिख देंगे। तो भारत में योजना आयोग के संबंध में कई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया। इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेड क्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में जो है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप कार्य यहाँ पे लिख सकते हैं 3-4, तो यहाँ पे इसके कार्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर देखते हैं क्या पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 4 में। तो आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा है कि निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को लिखिए। तो यह आपके अध्याय में दिया गया है, इसे आप वहां से भी लिख सकते हैं, या बहुत अच्छा यहाँ पे आपको आंसर दिया गया, यहाँ से लिख लेंगे आप कि भारत के विकास में एक दूसरा मुद्दा निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता को लेकर था। निजी क्षेत्र का अभिप्राय निजी नियंत्रण में संचालित उद्योगों से है तथा सार्वजनिक क्षेत्र का अभिप्राय सरकार के नियंत्रण में संचालित उद्योगों से है। निजी क्षेत्र का लाभ यह है कि इसमें प्रायोगिकता के कारण तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक, और हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य तर्क यह है कि जनहित में अर्थव्यवस्था में संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे रेल, यातायात, रक्षा उत्पादन आदि में सरकार का नियंत्रण आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरी आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। आराम से नोट डाउन कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 की ओर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा गया आपसे। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा है कि भारत में सार्वजनिक अर्थात सरकारी क्षेत्र के ठीक ढंग से काम ना करने के कोई 2 कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा आपका भारत में सार्वजनिक क्षेत्र ठीक ढंग से काम ना करने के कोई 2 कारण। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की स्वायत्तता नहीं दी जाती, जिससे कार्य कुशलता में कमी होती है। दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में लाल फितासी और नौकरशाही का बोलबाला है, जिसका कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य कुशलता निजी क्षेत्र से कम रह जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 2 कारण पर्याप्त हो गए। आप चाहें तो यहाँ पे एक कारण और लिख देंगे ताकि चेक करने वाले टीचर को बहुत अच्छा लगे और आपको नंबर और अधिक दे सकें। इसके मुख्य बिंदु यदि हम लोग देखें कि मुख्य विवाद क्या है, तो शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे हैं, या हम ऐसे 2 सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो सबसे पहला है आपका कृषि बनाम उद्योग। कृषि बनाम उद्योग क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो नियोजन प्रणाली की शुरुआत के साथ ही यह विवाद का आरंभ हुआ कि कृषि को प्राथमिकता दी जाए अथवा उद्योग को। भारत की अर्थव्यवस्था पर उस समय पिछली थी और कृषि के माध्यम से विकास करने से ही राष्ट्र का कल्याण संभव माना गया था। इस विचारधारा के समर्थकों में निम्नलिखित तर्क थे। पहला, कि भारत की 70% आबादी कृषि से संबंधित कार्यों में लगी हुई थी। इस प्रकार से आप इसका लिख देंगे कि यही प्रमुख कारण थे। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और वीडियो को शेयर जरूर करें, 10th एवं 12th के बच्चों का भी हेल्प हो जाए।